पेमेंट्स करते हैं ना, चाहे हम किसी बिल का भुगतान कर रहे हों या फिर लोन्स की ईएमआईज, इनके भुगतान का तरीका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ने बहुत आसान बना दिया है। हम कह सकते हैं कि बैंकिंग में ये एक ऐसा बदलाव था जो कंज्यूमर फ्रेंडली था और कंज्यूमर के लिए पेमेंट्स को इसने बेहद आसान बनाया है। लेकिन अगर आप इसे चुन रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। कौन सी वो बातें, वो गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे और ईसीएस का सही तरीके से आप कैसे इस्तेमाल करें ये भी समझेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर सुरेश कुमार बंसल जी। नमस्ते बंसल जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। आई एम श्योर सर आपने वो दिन भी देखा होगा जब लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके बिल के पेमेंट के लिए घंटों बिताते थे, और अब तो आप ईसीएस मैंडेट देते हैं और झट से आपका पेमेंट हो जाता है। ईसीएस एक महत्वपूर्ण बदलाव रहा है बैंकिंग क्षेत्र के लिए। इसे आप कितना जरूरी मानते हैं और आप इसे क्या समझते हैं? प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वो जमाना था जब हर पेमेंट के लिए आपको सोचना पड़ता कि किस दिन पेमेंट करने जाए ताकि लंबी लाइन ना हो। तो आप लंबी लाइन में लग करके घंटों वहां ठहर के बिल का पेमेंट करते थे। कैश कम होता था, कैश छुट्टे नहीं होते थे, आदि आदि ऐसी बहुत सी आपको असुविधाएं होती थी। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सिस्टम, ईएफटी मैं कहूँगा इसको, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सिस्टम आया है, इसने पूरे दुनिया में एक क्रांति ला। तो ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का ही एक जो फ्रंट का जो एक रूप है। इसमें ईसीएस में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इसमें एक क्लियरिंग हाउस होता है जिसने पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है। ये दोनों जो है एक क्लियरिंग हाउस के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा करके अपने एक एंटिटी, रजिस्टर्ड एंटिटी बन जाता है। तो दो प्रकार का मैं इसको कहूंगा ईसीएस होता है, ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट। तो इसको सरल भाषा में अगर कहें तो एक कंपनी ने अगर किसी एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, कंपनी ने कोई डिविडेंड पे करना है, तो डेबिट कंपनी के अकाउंट को ही होना है, एक अकाउंट, और पेमेंट जो है वो हजारों लाखों में उसके डिविडेंड जो ओनर्स होंगे उनको मिलेगा या सैलरी एम्प्लॉइज को मिलेगी। तो जो उसके बेनिफिशियरीज हैं वो काफी होंगे और डेबिट कंपनी के एक अकाउंट को ही। तो इसको हम कहेंगे ईसीएस क्रेडिट। दूसरा होता है ईसीएस डेबिट। ईसीएस डेबिट जो है वो डेबिट मल्टी अकाउंट होल्डर्स को होता है और क्रेडिट एक ही अकाउंट में जाता है। तो इसका उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, आपने लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो ये मान लो 500 आदमी लोन अकाउंट की इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, तो वो 500 अकाउंट को डेबिट होगा और एक ही अकाउंट में उसका क्रेडिट जाएगा। तो इसको ईसीएस डेबिट। सुरेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर कोई ईसीएस का विकल्प चुनता है तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कब उसे चुनना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखने के लिए आप कहते हैं? देखिए, जो ईसीएस एक बहुत बड़ी सुविधा है, ये तो आपने भी बताया। सब अब आज के दिन में मैं समझता हूँ कि सभी जानते हैं कि लाइनों में लगने की बजाय ईसीएस के थ्रू पेमेंट करना ज्यादा बेहतर है। ईसीएस में इससे पहले आपको जैसे तारीख याद कर रखनी पड़ती थी कि आपने लोन की किस्त देनी है, तो आपको कब किस्त देनी है, उस दिन के लिए आपको फंड्स का अरेंजमेंट तो करना ही है। आपको चेक काट के देना पड़ता था, चेक बैंक में जमा हो जाए, समय पे जमा हो जाए, नहीं होता तो उसकी पेनल्टी आपको लगेगी, आदि आदि ऐसी कई आपको कठिनाइयां होती थी। तो जब से ईसीएस का प्रोविजन आया है, प्रावधान आया है, तो आपने केवल एक ईसीएस मैंडेट देना है। उस मैंडेट में आपको उसकी तारीख, किस दिन आपके अकाउंट से रिकवरी होनी चाहिए, उसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में आपको वो वापसी करनी है, वो किस्तें देनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जो आपका अकाउंट के पर्टिकुलर्स सही होने चाहिए, जिसको पेमेंट करनी है उसका नाम आदि वगैरह वगैरह, वो भी सब कुछ सही ढंग से भरा होना चाहिए। और वो रजिस्टर हो जाता है आपके पेइंग बैंकर के पास भी, ड्राई बैंक जिसको बोलते हैं, और आपके जिसको आपने पेमेंट करनी है उसके पास भी वो रजिस्टर हो जाता है। और तय तारीख को थ्रू क्लियरिंग हाउस
वो आपके अकाउंट को डेबिट करके जो उसका क्रेडिट है वो कंपनी को या उसके बेनिफिशियरी को चला जाता है। इसी प्रकार अगर कंपनी ने पेमेंट करनी है किसी ने, तो उसको इंस्टीट्यूशनल यूजर कहते हैं, तो उसका भी यही सिस्टम है। वो जब रजिस्टर करते हैं आपके द्वारा लिया हुआ ईसीएस मैंडेट, उसमें भी मैंडेट देना पड़ता है। राइट, तो हम बताएंगे कि कौन सी तारीख में ये किस्त जाए, या फिर जो कंपनी अगर इंस्टीट्यूशनल पेमेंट है वो बताएंगे कि कब वो पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी बातें जो ध्यान में रखना चाहिए, एक बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि मुझे ये इंश्योर करना होगा अगर मैं उससे बिल या ईएमआई पे कर रही हूँ कि सफिशिएंट फंड्स हो मेरे अकाउंट में, राइट, उस तारीख को सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई जो ईसीएस का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी कर रहे होंगे, उनको आप किन बातों का ध्यान में रखने के लिए कहते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया कि उसके जो मैंडेट में पर्टिकुलर सारे जो हैं वो आपको ध्यान रख के ही सही फिल करने होंगे। मान लीजिए आपने आपके लोन की 24 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आपको उसका पीरियड जो है 24 महीने ही रखना पड़ेगा, ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कितनी किस्त देनी है, किस्त में ब्याज भी बैंक ऐड करके किस्त बनाते हैं, तो किस्त की अमाउंट भी सही उसमें लिखी होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है आपको, आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, आपकी ब्रांच के जो पर्टिकुलर्स हैं जिसमें आपका अकाउंट है वो सही तरह से उस मैंडेट में भरने होने चाहिए, वरना वो मैंडेट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको उसका फायदा नहीं। और मैंडेट जिस भी तारीख का आप दे रहे हैं सफिशिएंट फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। अच्छा, जब कर्ज कोई अगर मैं चुका रही हूँ और उसकी ईएमआई कट रही है, जब वो ख़त्म हो जाता है तब क्या होगा? बैंक पैसा काटना रोक देंगे ऑटोमेटिकली? मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा? कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पैसे कटते ही रह जाएंगे, क्या तब इसे रोका कैसे जाएगा? नहीं, देखिए, वैसे तो जैसे मैंने बताया कि आप मान लीजिए आपने 24 किस्तें देनी है, तो 24 किस्तें आप फॉर्म में फिल करके देंगे और वो क्लियरिंग हाउस के पास में जो रजिस्टर होगा वो 24 इंस्टॉलमेंट्स के लिए ही होगा। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, जैसे ही आपको ये हो कि आपकी पूरी किस्तें कट चुकी हैं, तो आप बैंक को लिख करके भी दे सकते हैं अपनी ये जो मैंडेट है इसको विड्रॉ करने के लिए। वो प्रोसीजर बैंक अडॉप्ट करके उसको विड्रॉ भी कर सकता है। आमतौर पर चेक और कैश में ईएमआई के भुगतान में चूक हो जाती है, इससे क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं अगर ईसीएस का विकल्प चुनते वक्त भी क्या इससे भी हमारा क्रेडिट स्कोर जुड़ा रहता है? जब आप चुनते हैं इसका भी ट्रैक रखा जाता है? बहुत सही आपने कहा कि ये एक गलतफहमी है कि इसमें अगर आपकी किस्त समय पे बैलेंस ना होने की वजह से ईसीएस मैंडेट आपका कवर नहीं हो पाता और आपकी ईसीएस मैंडेट बाउंस हो जाता है, तो एक तो आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, दूसरा वो रिकॉर्ड में आता है कि आपकी ईसीएस बैलेंस ना होने की वजह से बाउंस हो। और जैसे ये 2, 3, 4, 5 बार अगर ऐसा हो जाए तो ये आपके सिबिल स्कोर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। आपके उसकी पूरी डिटेल्स जो आपके सिबिल में आती है उसमें ये आ जाएगा कि बार बार इनका जो ईसीएस मैंडेट है वो बाउंस हुआ, यानी आपके क्रेडिट बिहेवियर जो है वो खराब रहा है, ये दर्शाएगा। अब आपने जैसे कहा कि अगर मान लीजिए बाउंस हो गया चेक, सफिशिएंट फंड नहीं थे, तो ऐसे में क्या होगा? वो जो कड़ी है मेरी ईसीएस की, मान लीजिए हर महीने की 7 तारीख में एक ईसीएस मैंडेट मैंने दिया हुआ, कट रहे हैं पैसे और कोई 7 तारीख में सफिशिएंट फंड नहीं है, मिस हो गया, बाउंस हो जाएगा चेक, तब क्या होगा? मुझे फिर अगले महीने की 7 तारीख में मुझे क्या कुछ नई कार्रवाई करनी होगी या वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा? नहीं, वो बैंकों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जब किसी ऐसी स्थिति में बैलेंस ना होने की वजह से आपकी ईसीएस बाउंस हो गई है, तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन में उसको दोबारा वो जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो बैलेंस तब अब अगर अवेलेबल होगा तो वो डेबिट होकर के आपका इंस्टॉलमेंट चला जाए। कई लोग अपने लोन्स की प्री पेमेंट कर देते हैं या पार्ट पेमेंट कर देते हैं, और ईसीएस मैंडेट अगर दिया हुआ है तो प्री पेमेंट के केस में अगर मैं चाहूँगी कि उसे मुझे रोकना है तो मुझे फिर बैंक को स्पेशली फिर से बताना होगा, राइट? या उसकी रकम को मैं आगे पीछे जो मैंडेट के मुताबिक अगर मैंने कहा है कि हर महीने 10,000 कटेंगे, मैं उसमें बदलाव करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे फिर से अप्लाई करना होगा। तो इसमें नया मैंडेट देना पड़ेगा, उसमें रकम बदलनी पड़ेगी, या विड्रॉ करना है तो विड्रॉल के लिए भी मुझे उन्हें रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। ओके।